हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर टीचर पीयूष। वेलकम बैक टू की टू सक्सेस एकेडमी। आज हम चैप्टर 1 को रिज्यूम करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही चैनल पर डाल चुका हूँ। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। अगर आपने इसकी फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसकी फर्स्ट पार्ट आप पहले देख लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू करिए। तो चलिए हम इसका सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कि बिजनेस में किस किस एक्टिविटीज को ऐड करा जाता है। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बिजनेस एक्टिविटीज के मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंडस्ट्रीज और एक कॉमर्स। तो पहले हम इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज वो टाइप की एक्टिविटीज होती है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें हम इंडस्ट्रीज कहते हैं। इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोस एक्टिविटीज थ्रू विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने बताया, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें गुड्स कितने प्रकार के होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन के द्वारा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मशीनरी। जितनी भी प्रोडक्शन में मशीनरी इस्तेमाल की जाती है वो सारी प्रोड्यूसर गुड्स में आती है या कैपिटल गुड्स में आती है, जैसे कि मशीनरी, प्लांट, इम्प्लीमेंट्स। अब बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स के बारे में। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रेडी टू यूज करते हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स द्वारा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रेड, क्लॉथ, मेडिसिन, बिस्किट्स हो गए। ये सब सारे हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं। फिर एक थर्ड टाइप आती है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं है लेकिन फिनिश प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं। सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सच गुड्स एज सच आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस नीड बेस्ड गुड्स, जैसे कि एल्यूमिनियम, रबर, प्लास्टिक। ये फिनिश गुड्स नहीं है। इससे जाके और एल्यूमिनियम से साइकिल बन सकती है, रबर से रबर बैंड बन सकते हैं छोटे छोटे, प्लास्टिक से बच्चों के खिलौने बन सकते हैं। ये फिनिश गुड्स के लिए गुड्स बनाए जाते हैं। अब इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती हैं? इंडस्ट्री मेनली तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जिसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में मेनली दो टाइप होते हैं। जेनेटिक, जेनेटिक जैसे लिविंग थिंग्स की बात करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल की ब्रीडिंग कराते हैं, उन्हें बेचते हैं। पोल्ट्री फार्म्स, मुर्गियां पालते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, एग्स बेचते हैं। और प्लांटेशन, इसमें डेयरी भी ऐड कर सकते हो और फिशरीज भी ऐड कर सकते हो। जैसे जो मछली पालन करते हैं वो भी इसी में आते हैं। अब एक्सट्रैक्टिव में होगी जितने भी हम चीजें जमीन से निकालते हैं, मिनरल्स हो गया, माइनिंग हो गई। माइनिंग से हम लोहा निकालते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं, कोल निकालते हैं, या एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की। सेकेंडरी में बेसिकली दो ही पार्ट होते हैं इसके भी। मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, जिसमें जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट, टेक्सटाइल, कपड़ों की इंडस्ट्री। और कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिंग जैसे जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, रोड कंस्ट्रक्ट करा या ब्रिज कंस्ट्रक्ट करा। और हमारी लास्ट टर्सरिया सर्विस सेंटर से ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट या वेयरहाउस। इसको याद करने का मैं एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। इसका याद करने का एक शॉर्टकट मेथड है, दोबारा से लिखता हूँ इसे। बिटवा, बी से बैंकिंग, आई से इंश्योरेंस, टी से ट्रांसपोर्ट, डब्ल्यू से वेयर हाउसिंग और ए से एडवर्टीजमेंट। आप इसको एक शॉर्टकट तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलो अभी इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री व्हिच प्रोड्यूस
रिफाइंड रॉ मटेरियल आउट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट आर मेड। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये रॉ मटेरियल बनाते हैं, जैसे कि एग्स और इसमें भी दो टाइप होते हैं, और ये नेचर से मिलते हैं सारे। एक और पॉइंट, सारी चीजें नेचर से मिलती है। सो बाय जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर्स टू द इंडस्ट्री अंडर विच ब्रीड ऑफ एनिमल, जिसको एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं। वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड मेड फॉर यूजफुल। मैं वेजिटेबल्स में ब्रीडिंग करा करा के नई टाइप की वेजिटेबल्स भी बनाते हैं इसी में। इंक्लूड एनिमल एंड हस्बेंड्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री यानी कि ये मुर्गी पालन, जिस फार्म कहते हैं चिकन्स के या ट्री प्लांट के। अब बात करें एक्सट्रैक्टिव की। एक्सट्रैक्टिव मैंने बताया, तो जमीन से निकालते हैं मिनरल्स, कोल्स, ये सब। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री अंडर विच सम थिंग्स एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ। अर्थ बोल लो या जमीन या लैंड बोल लो, इन वाटर और एयर। एग्जाम्पल कोल, आयरन, गैस एक्सेट्रा। गैस जो हम एयर से निकालते हैं, कोल जो है हम अर्थ से निकालते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री, secondary it refers to that industry which uses raw material produced by primary industry and changes them to finished good। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्राइमरी इंडस्ट्री या रॉ मटेरियल से इस्तेमाल करके उन्हें फिनिश्ड गुड बनाता है। इसके इसके भी पहले मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच मीन्स दैट इंडस्ट्री वेयर एंड रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड मटेरियल are used with help of a man and machine to bring out finished goods। यही यही वो समझाना चाह रहा है कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाना या सेमी फिनिश्ड गुड, जो अभी पूरे नहीं बनी, हल्के से रह रहे हैं, जैसे कि शुगर केन, पेपर, बैम्बू, सीमेंट या स्टोन, ये सारे रॉ मटेरियल हैं। एक बार मैं इसे ढंग से बता देता हूँ। ये सारे, और ये हमारा फिनिश्ड गुड है, और ये बैम्बू, सीमेंट और स्टोन ये हमारा रॉ मटेरियल है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी बहुत टाइप होते हैं, जैसे कि पहला होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो टाइप की इंडस्ट्री होती है जिसमें एक ही प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा क्रूड ऑयल, जब जमीन से क्रूड ऑयल निकलता है उसे रिफाइन करा जाता है, उससे पेट्रोल बनता है अच्छी क्वालिटी का, उसे और रिफाइन करता है, फिर उसे थोड़ी लो क्वालिटी का पेट्रोल इस्तेमाल करा जाता है। तो ये एक ही प्रोडक्ट से, क्रूड ऑयल से बहुत सारे फ्यूल्स निकाल लिए, ये सारा पार्ट है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज का। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग। ये बिल्कुल वही है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बनाना है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मीन दैट इंडस्ट्री वेयर यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड बनाना। जैसे शुगर केन से शुगर बना ली, शुगर केन रॉ मटेरियल है और उससे शुगर बना ली, फिनिश गुड बना लिया। सिंथेटिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री एनालिटिकल का बिल्कुल उल्टा है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट को मिला के एक प्रोडक्ट में बना दिया जाता है। जैसे कि सीमेंट में बहुत टाइप की चीजें डलती हैं, उससे एक चीज बनानी सीमेंट, ये आता है हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में। अब बात करते हैं असेंबली। लोगों को सिंथेटिक और असेंबली में बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं इसको समझाता हूँ। असेंबली दूसरी तरफ बहुत सारे पार्ट्स, जैसे एक टायर ले लिया, एक साइकिल का फ्रेम ले लिया और एक बैल ले ली, उससे पूरी एक साइकिल बना ली। ये अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। जैसे इसमें कार होता है, पीसीस बिल्ड होता है आजकल, वो असेंबली इंडस्ट्री का पार्ट है सारा। अब बात करता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव बेसिकली जो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट करती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करती है, रोड, ब्रिजेस, ये सब सारा हमारा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है। अब बात करते हैं टर्सरी इंडस्ट्री, जिसे हम सर्विस इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री व्हिच प्रोड्यूसेस सर्विस, सर्विस का प्रोड्यूस करते हैं। अब सर्विसेज
अब बिजनेस करने में बहुत सारी हिंड्रेंस आती है, जिसे हम हिंदी में बाधाएं भी कहते हैं। ये इसको रिमूव करने का भी काम यही करते हैं, जैसे कि हिंड्रेंस इन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि एक चीज यहाँ बननी है, मान लो दिल्ली में, और हमें इसे पहुंचाना है मुंबई, तो ये कैसे पहुंचाएंगे? प्रोडक्शन तो इसका यहाँ हो रहा है, ये हिंड्रेंस दूर की जाती है ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट सर्विस यहाँ माल को यहाँ से उठाएगी और यहाँ जाके डिलीवर कर देगी। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हमें प्रोडक्शन तो करनी है, हम पे पैसों की कमी पड़ गई, तो वो दूर की जाती है बैंकिंग से। बैंक से हम लोन लेके उस कमी को पूरा कर सकते हैं। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, अब हिंड्रेंस ऑफ रिस्क में क्या क्या आता है? जैसे कि चोरी का खतरा हो जाए, थेफ्ट हो जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, या कुछ भी जिससे भी हमारे गुड्स को खतरा है या फिर हमारे बिजनेस को खतरा है, उससे हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस बाय करके हम रिस्क को कम कर सकते हैं। हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि प्रोड्यूसर्स ने एक गुड प्रोड्यूस करा, लेकिन कंज्यूमर्स को कैसे पता चलेगा उसने कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करा है, या फिर ये गुड्स मार्केट में अवेलेबल है कि भी नहीं? तो प्रोड्यूसर गुड्स को प्रमोट करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन पास कराने के लिए एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आपने भी टीवी पे बहुत सारी एड्स देखी होंगी, जैसे कोलगेट वगैरह की, पतंजलि वगैरह की, आपको भी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है गुड्स की, तो ये वही बताना चाह रहा है इधर। हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, अब मान लेते हैं, इसको यहाँ समझा देता हूँ। विंटर क्लोथ्स का प्रोडक्शन करना है मुझे, लेकिन मैं उसका प्रोडक्शन कर रहा हूँ जून में या जुलाई में। ये मौसम समर है, ये समर का मौसम है, यानी गर्मी का मौसम है, और इसका सीजन सीजन आएगा इसका अक्टूबर या नवंबर में। तो जब तक इस प्रोडक्ट को कहाँ रखेंगे? जब तक इस प्रोडक्ट को रख देंगे वेयर हाउस में, ताकि प्रोडक्ट सेफ रहे और कहीं जगह स्टोर रह सके जब तक उसका सीजन नहीं आ जाता। अब बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। It refers to sum of total all those activities which are engaged in the removal of hindrance of person, place, time, risk, finance, information in the exchange of commodity। यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है, बेसिकली मैं आपको इसकी समरी दे देता हूँ। प्रोडक्शन और कंज्यूम के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी कॉमर्स में आती हैं। प्रोड्यूसर ने तो गुड्स प्रोड्यूस कर दिया, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना, कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, जितनी बीच में दिक्कतें आ रही है उनको सॉल्व करना, ये सारा पार्ट किसका है? हमारा कॉमर्स का, जिसमें कि ये हिंड्रेंसेस को, जितने भी हिंड्रेंस हमने पढ़े इन सबको दूर करना भी कॉमर्स का ही पार्ट है। अब कॉमर्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक ट्रेड और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, या फिर इसको हम कह सकते हैं जितनी भी हिंड्रेंस होती है ट्रेड में, हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड, इसको रिमूव करना। और ट्रेडिंग हमारी होती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, हम चीजों को खरीदते बेचते, ये हमारा हो जाता है ट्रेडिंग में। चलो हम ट्रेड को और अच्छे से पढ़ते हैं। ट्रेड, इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव। जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है सारा, तो इसका मोटिव प्रॉफिट ही होएगा। और ट्रेड में हम सारे गुड्स को खरीदते और बेचते हैं, और सर्विसेज को भी। अब ट्रेड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होम ट्रेड और एक फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड के लेवल है लोकल, स्टेट और नेशनल, और फॉरेन ट्रेड के लेवल है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। चलिए हम इनको अब डिटेल में पढ़ते हैं।
होम ट्रेड। तो होम ट्रेड बेसिकली होता है विद इन द नेशन। जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर अंदर जो ट्रेड होगा वो सारा होम ट्रेड में आएगा। जैसे कि लोकल ट्रेड होता है बेसिकली एक विलेज से दूसरे विलेज, या फिर ये विलेजेस तक ही सीमित रहता है, या टाउन या डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहता है। इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे फ्रूट, स्वीट, मिल्क, वेजिटेबल। मिल्क बहुत सारे होते हैं, आपके आसपास, घर के आसपास भी होंगे जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा दूर तक नहीं प्रोवाइड करवा पाते, वो लोकल ट्रेड लेवल तक ही सीमित है। स्टेट ट्रेड। अब स्टेट ट्रेड होता है विद इन द स्टेट, मतलब पूरी, जैसे आप हम दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं। पूरी दिल्ली में कहीं भी, ये पूरी दिल्ली है, इसके अंदर हर जगह ट्रेड हो रहा है, तो ये हो जाता है स्टेट लेवल ट्रेड। अब आता है इंटर स्टेट, जिसको हम नेशनल ट्रेड भी कहते हैं। ये बेसिकली यही होता है, इंडिया के भीतर जितनी भी, जैसे इंडिया के भीतर जितनी भी ट्रेड हो रही है इंटर स्टेट, जैसे दिल्ली टू मुंबई या पुणे या अदर स्टेट, बट विद इन दी इंडिया, इंडिया के अंदर अंदर जितनी भी इंटर स्टेट ट्रेड होती है वो सारी इंटर स्टेट लेवल तक ही आती है। अब होलसेल ट्रेड एंड रिटेल सेल। होलसेल ट्रेड एंड रिटेल सेल बेसिकली होता है, होलसेल मतलब बल्क में सामान लेना, होलसेल को बल्क में सामान प्रोवाइड करवाना, और रिटेल रिटेल बेचता वन बाय वन या पीस बाय पीस, या जितनी भी कंज्यूमर को नीड है, छोटी छोटी यूनिट्स की नीड है, छोटी क्वांटिटी की नीड्स है। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड होता है आउटसाइड द इंडिया। जैसे इंडिया इंडिया ये है, इंडिया के बाहर देशों में, जैसे कि मॉस्को ले लेते हैं। मॉस्को में ट्रेड, इंडिया से मॉस्को ट्रेड हो रहा है, ये आता है हमारा फॉरेन ट्रेड में। फॉरेन ट्रेड के भी लेवल्स होते हैं। इम्पोर्ट बताता हूँ। इम्पोर्ट जैसे हमारी इंडिया है और ये अमेरिका है। इम्पोर्ट मतलब होता है इंडिया ने खरीदा बाहर से, अमेरिका से इंडिया ने खरीदा कुछ, जैसे इंडिया आर्म्स, या फिर हम कह सकते हैं गन्स, वेपन, मिलिट्रिकल वेपन से सारे अमेरिका से इंपोर्ट कराता है, बाहर से खरीदता है या मंगवाता है। एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब है इंडिया और अमेरिका का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया से बाहर सामान भेजना, जैसे कि इंडिया स्पाइसेस को बहुत एक्सपोर्ट करता है, मतलब इंडिया से बाहर जाना वो एक्सपोर्ट होता है, और बाहर से इंडिया आना वो इंपोर्ट होता है। एंटरपोर्ट ट्रेड इन दोनों का मिक्स कह सकते हैं। एंटरपोर्ट ट्रेड में बेसिकली क्या होता है, इंडिया इंडिया का प्रोड्यूसर है, उसने चाइना से माल उठाया और अमेरिका को बेच दिया, मतलब बाहर से ही मंगाया और बाहर ही बेच दिया। ये हमारा आता है इंटरपोर्ट ट्रेड में। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। Auxiliary trade, it refers to all those activities which are undertaken to overcome the hurdles in the way of trade। जितनी भी ट्रेड करने में हमें दिक्कतें आती है, मुसीबतें आती हैं या बाधाएं आती हैं, उनको हटाने में हेल्प करता है। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स, आप लोगों की कमी होना बिजनेस में ये करता है, मिडल मैन से सॉल्व की जाता है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, जगह की कमी होना, ये होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन जैसे दूसरी उसकी नॉलेज होना कि यहाँ पे भी प्लेसेस खाली है, यहाँ तक चीजें पहुंचानी है, ये सब पता कराने के लिए कम्युनिकेशन, और फिर वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, समय की कमी होना या गलत समय पर प्रोडक्ट बनना, जैसे कि ऑफ सीजन, मई में हमने विंटर क्लॉथ्स बना लिए, लेकिन इनका सीजन आएगा नवंबर में, तो जब तक हम इसको वेयर हाउस में रख देंगे।
तो वेयर हाउसिंग से सॉल्व होती है। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, सामान चोरी होने का रिस्क, सामान बर्बाद होने का रिस्क, ये हम ओवरकम करते हैं इंश्योरेंस से। फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसों की कमी, पैसे रिलेटेड जितनी भी दिक्कत है उसे हम करते हैं बैंकिंग से। इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, ये सब हम ओवरकम करते हैं एडवर्टाइजिंग से। ये यहाँ पे आपको डिटेल में दे रखा है, मैंने आपको समझा दिया है। तो अब इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। किन के डिफरेंस की? इंडस्ट्रीज, कॉमर्स और ट्रेड एक्टिविटी। हम इसमें क्या एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज, चीज गुड्स को बनाना और सर्विस को बनाना, ये इंडस्ट्रीज का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज, जो जो गुड्स और सर्विसेज बन चुकी है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना, ये हमारा कॉमर्स का पार्ट है। और ट्रेड का पार्ट है बाइंग एंड सेलिंग थिंग, जो गुड्स बन चुके हैं उन्हें खरीदना और बेचना। कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब पैसों की जरूरत या फिर कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए तो पैसा चाहिए रहता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। बोथ वर्किंग एंड फिक्स्ड कैपिटल और ऑन अ लार्ज स्केल, वर्किंग और फिक्स दोनों तरह की कैपिटल हमें लार्ज स्केल में चाहिए रहती है इंडस्ट्री के लिए। मोर वर्किंग कैपिटल एंड लेस फिक्स्ड कैपिटल, कॉमर्स में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए रहती है और फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए रहती है। लेस वर्किंग कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। ट्रेड में लेस वर्किंग कैपिटल लगती है, लेकिन वो हमारे बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। स्कोप, स्कोप मतलब कितने कितने टाइप होते हैं इनके, कहाँ कहाँ तक ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इट इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है, सेकेंडरीज एंड सर्विस या टर्शरी। और कॉमर्स में इट इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स में होता है ट्रेड, चीजों को खरीदना बेचना, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, हिंड्रेंस को, ट्रेड के जो जितने भी हिंड्रेंस है उन्हें कम करना। इट इंक्लूड्स होम एंड फॉरेन ट्रेड। ट्रेड खाली होम एंड फॉरेन ट्रेड के लिए ही काम आता है या फिर यही तक इसकी एक्टिविटीज होती है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, यूजफुलनेस बढ़ाना किसी भी चीज की। किसी भी चीज की यूजफुलनेस बनाना हम यूटिलिटी क्रिएशन कहते हैं। इंडस्ट सबसे ज्यादा यूटिलिटी इंक्रीज होती है इंडस्ट्रीज में। इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, रॉ मटेरियल्स की यूटिलिटी बढ़ा के उसे फिनिश्ड गुड कर देता है। इट क्रिएट्स प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। कॉमर्स से ट्रेड, ट्रेड के हिंड्रेंस को ओवरकम करने में काम आता है, तो जाहिर सी बात है टाइम यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी, ट्रेड, बिकॉज ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड की जितनी भी चीजें होती है, अगर उसको करने में कोई बाधा आती है तो उसको ओवरकम करने का काम आता है, क्योंकि ट्रेड कॉमर्स का ही पार्ट होता है। इट क्रिएट्स प्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी थ्रू मीडियम ऑफ सेल परचेज, ये किसी भी की यूटिलिटी को सेल और परचेज से ही बढ़ा पाता है। रिस्क एलिमेंट, इन तीनों में से किसको करने में रिस्क ज्यादा है और किसको करने में रिस्क कम है? इट इन्वॉल्व मैक्सिमम रिस्क, जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा बिजनेस होता है तो इसमें रिस्क भी बड़ा ही होगा। देयर इज लेस रिस्क एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। कॉमर्स बिजनेसेस में भी रिस्क रहता है, लेकिन इंडस्ट्रीज से कम रहता है, क्योंकि वो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो गुड्स को बस कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे हैं। देयर इज लीस्ट रिस्क इन्वॉल्व। ट्रेड में सबसे कम रिस्क चाहिए रहता है, क्योंकि वो फिनिश गुड्स को ही सेल करता है और उन्हीं को आगे परचेज कर देता है। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है, पेपर में आता है, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, कि कॉमर्स का इतिहास क्या था इंडिया में। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, कि इंडिया में कॉमर्स डेवलप कैसे हुआ। बार्टर सिस्टम, सबसे पहले इंडिया में बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब सामान के बदले सामान। जैसे मेरे पास वीट है और मुझे शूज चाहिए, तो मैं एक शूज वाले बंदे को ढूंढूंगा जिसके पास शूज होंगे और उसको वीट दूंगा और उसके बदले में शूज ले लूंगा। इन द बिगनिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन नीड्स वर फ्यू, ही यूज्ड टू फुलफिल हिज नीड्स हिमसेल्फ,
whatever he produced was enough for him. Gradually human needs started increasing. In such a situation it was not possible and very human being should produce all things he needed. Consequently, a family started producing a particular thing after using commodity for using the family. Reminder was given to the other families, and in return things are produced by them and were obtained. तो ये कहना चाह रहा है पहले ह्यूमंस की नीड बहुत कम थी और वो ना खुद से ही फुलफिल कर लेता था, लेकिन ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड होती है, तो ह्यूमन नीड जब इंक्रीज हुई, लोगों को और चीज़ों की जरूरत पड़ी, तो कुछ फैमिलीज ने कुछ पर्टिकुलर थिंग्स की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। जैसे एक फैमिली ने वीट की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, वो खुद कंजप्शन कर जब वो खुद कंजप्शन कर लेता था अपनी फैमिली का, तो रिमेनिंग को सेल कर देता था या फिर बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज कर लेता था दूसरी थिंग्स में। जो दूसरी फैमिली, जैसे एक फैमिली ने राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया तो वीट वाले राइस से ट्रेड कर लेते थे या बार्टर कर लेते थे उस चीज को, इसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। विलेज इकोनॉमी। अब विलेज इकोनॉमी कैसे बनी? धीरे धीरे पीपल ट्राइब्स में डिवाइड हुए और और मैन एंड वुमेन को रोल्स असाइन कर दिए गए कि मैन ये काम करेंगे, वुमेन ये काम करेगी, और ट्राइब्स फिर आगे फैमिलीज में डिवाइड हो गए। तो विलेज की खुद की एक इकोनॉमी बन गई। जैसे विलेजेस में मार्केट टाइप्स बना दी छोटी छोटी कि यहाँ से आप अपने गुड्स एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे राइस के बदले वीट ले लिया, वीट के बदले में राइस ले लिया, ऐसे हम विलेजेस, ये विलेजेस तक ही सीमित थी। लेकिन मनी इन्वेंशन, बार्टर सिस्टम में बहुत दिक्कत आती थी। जैसे मेरे को तो शूज चाहिए वीट के बदले, लेकिन शूज वाले को वीट ना चाहिए हो, तो अब मुझे फिर ऐसा बंदा चाहिए होगा, या फिर शूज वाले को चाहिए राइस, तो मुझे ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो वीट के बदले राइस दे, फिर मैं राइस से शूज को ट्रेड करता। इसी से हम डबल कोइंसिडेंट कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस। तो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी का वो लिया। मनी बेसिकली एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम काम करता है। अब हम पैसों के बदले में भी कुछ भी चीज ले सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। टाउन इकोनॉमी। अब जब मनी का इन्वेंशन हुआ तो लोग विलेजेस छोड़ के सिटीज सिटीज फॉर्म करने लग गए, यहाँ पे मार्केट्स बनाने लग गए अलग अलग। तो टाउन इकोनॉमी में सिटीज फॉर्मेशन चालू हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करी, हमने बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई, और कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। फिर फिर मशीनरी, फिर हमारे ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प, ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ी, हमने ट्रांसपोर्ट करना भी सीखा। जैसे दिल्ली में कोई इंडस्ट्री है, वो अब मुंबई भी सामान बेच सकती है, पुणे भी सामान बेच सकती है। बेसिकली कंट्री के किसी भी पार्ट तक सामान बेचा जा सकता था, और कम्युनिकेशन के थ्रू मुंबई के लोगों को भी पता लगता था कि दिल्ली में किस किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और अदर स्टेट्स में भी कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम जैसे ओल्ड बैंकिंग सिस्टम, जिसमें मनी लैंडर्स और लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एक होता है बैंकिंग फंक्शन, लोगों को लोन देना, लोगों के पैसे को डिपॉजिट की तरह एक्सेप्ट करना। और डीलिंग हुंडीज, हुंडीज बेसिकली होता है बिल्स, बिल्स होना, किसी के पास बिल्स होते थे बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। जैसे कि आजकल चेक, बैंक्स में चेक के थ्रू भी लोन मिल जाता है, इसी तरह पहले बिल्स या फिर और डॉक्यूमेंट्स के द्वारा लोन ले लेते थे। नॉन बैंकिंग की बैंक से हटके स्पेकुलेशन की ब्लैक मार्केटिंग, गैम्बलिंग, इन सब में कमीशन एजेंट्स की तरह वर्क करते थे और अदर बिजनेसेस। अब बैंकिंग फंक्शंस में आते हैं लैंडिंग ऑफ मनी। लैंडिंग ऑफ मनी इनका मेन फंक्शन होता था कि जितने भी गरीब किसान या फिर एग्रीकल्चर में जितने भी लोग हैं,
उनको क्रेडिट्स प्रोवाइड करवाते थे। क्रेडिट किस पे प्रोवाइड करते थे? पर्सनल सिक्योरिटी एंड मॉर्टगेजेस, किसी चीज को गिरवी रख के, या फिर गोल्ड किसी का गिरवी रख लिया, या फिर किसी के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि उसकी जमीन के डॉक्यूमेंट्स, इन सब को गिरवी रख के उन्हें लोन प्रोवाइड करवाते थे। और उसका जो इंटरेस्ट रेट होता था 18% होता था, while on the poor security rate of the interest ranges between 24 to 40%, जो कि 24 और 40% तक भी पहुंच जाता था। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते थे, लोगों के पैसे रख लेते थे ताकि लोग बाद में इनसे पैसे ले सकें। डीलिंग इन हुंडी, हुंडी इज क्रेडिट नोट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनसे उनसे भी ये डील करते थे। जैसे कि बैंक्स लाइक चेक, जैसे बैंक्स में चेक होते हैं। और हुंडी लोग, हुंडीज को लोकल लैंग्वेजेस में दर्शनी और मुद्दती भी कहा जाता था। दर्शनी हुंडी इज पेएबल ऑन डिमांड। दर्शनी हुंडी होता था कि डिमांड पे पे करते हैं, जैसे मैंने अब पैसा मंगाया तो आपको पैसा देना पड़ेगा। मुद्दती इज पे ओनली एट द स्टिपुलेटेड डेट इन फ्यूचर। मुद्दती जो होता है एक स्पेसिफिक डेट पे होता है, जैसे पहली तारीख को, जैसे 1 जुलाई को आपको पैसा देना पड़ेगा। नॉन बैंकिंग फंक्शंस, जो बैंक से हटके हैं। स्पेकुलेटिव ट्रेड, indigenous bankers are known to actively engage in speculative trade, jaggery, wheat, other product, other field, जैसे कि जब वीट जैगरी मतलब गुड़, इन सब की डिमांड ज्यादा होती थी तो ये उसके स्टॉक को होल्ड कर लेते थे मार्केट में शॉर्टेज बनाने के लिए, फिर उसको बेचते थे। कमीशन एजेंट, बहुत सारे प्लेसेस में जैसे कि वीट के मार्केट में ऐसे कमीशन एजेंट्स भी वर्क करते थे। other businesses with a view to reoccupying their losses to account competition from the modern bank. Indigenous bankers undertake various non-bank activities such as trading, shopkeeping. Many indigenous bankers have become jewelers. तो इनके अदर बिजनेस भी चलते थे, जैसे कि शॉप शॉप होती थी किसी की, कोई बैंकर बन गया, या फिर ये ज्वेलरी शॉप भी चलाने लग गए। अब हम बात करते हैं कि इंडिजिनियस बैंकर्स लोन कैसे देते थे। लोन अगेंस्ट द रिसिप्ट, loans are given just against the receipt. It mention about the principal amount, interest charges. तो लोन जो होते थे पहले रिसिप्ट्स के आगे, रिसिप्ट्स के बेसिस पे दिए जाते थे, और इनका प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट चार्जेस हम पहले से ही मेंशन होता था। बाही लोन या बही लोन, जिसे बही खाता भी कहते हैं। बही लोन बेसिकली होता जो जिन जिन लोगों ने लोन लिए थे उनका अकाउंट खोल दिया जाता था, और उन बेसिस पे उन्हें लोन की पेमेंट की ली जाती थी और पेमेंट दी जाती थी। मॉर्टगेज, मॉर्टगेज किसी सिक्योरिटी दे देना है, सामान गिरवी रख देना है, ये मॉर्टगेज का पार्ट होता था। और डिस्काउंटिंग इन हुंडी, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन सब चीजों से हमें लोन भी मिलता था। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजियस बैंकर्स, इनकी क्या इम्पोर्टेंस थी? पहले क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स, ये स्मॉल ट्रेडर्स को लोन प्रोवाइड करवा देते थे, जिससे स्मॉल ट्रेडर्स को बैंक नहीं जाना पड़ता था, बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बेसिस पे भी ये लोन दे देते थे, या फिर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडिट चाहिए तो वो भी ये प्रोवाइड करवा देते थे। ट्रेडिंग कम्युनिटी, पुराने टाइम्स के ट्रेडिंग कम्युनिटीज की बात करें, इसमें मर्चेंट्स आते हैं, इन्हें व्यापारी भी कहा जाता था। शराब जो होते हैं, जो ज्वेलरी के काम से होते हैं, मनी लैंडर जिनके बारे में हमने पढ़ा, और ब्रोकर्स। तो हम पहले बात करते हैं मर्चेंट्स के बारे में। द कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट वाज द मेन ग्रुप ऑफ परफॉर्मिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज। जो पहले के मर्चेंट्स होते थे वो मेनली जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है उसका मेजर पार्ट यही करते थे। दिस कम्युनिटी मेनली इंक्लूड द वैश्या, जिनको हम वैश्यास कहते थे, और दीज पीपल वर रिलेटेड टू हिंदू जैन फैमिलीज ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। मेनली गुजरात एंड राजस्थान से ही बिलोंग करते थे, जिन्हें बनियाज भी कहा जाता है। गुजरात के मारवाड़ी लोग, गुजरात
या राजस्थान के मारवाड़ी लोग भी इसी में आते हैं। सराफ्स एंड मनी लैंडर, द मर्चेंट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू प्ले डबल रोल। ऑन वन हैंड दे डिड ट्रेडिंग, ऑन द अदर दे डिड जॉब ऑफ मनी लैंडर्स। इसमें बताया जा रहा है नॉर्दर्न इंडिया के जो लोग होते थे वो डबल रोल करते थे, ट्रेडिंग भी करते थे और मनी लैंडर्स का भी काम वो ही करते थे। इन द रोल ऑफ सराफ्स दीज पीपल डिड बिजनेस इन गोल्ड एंड सिल्वर। ये गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी शॉप चलाते थे बेसिकली। देवर एक्सपर्ट इन जजिंग द प्योरिटी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और इनकी प्योरिटी भी यही जज करते थे या टेस्ट करते थे। दीज पीपल यूज टू लैंड मनी टू पीपल, दे वर देयरफॉर कॉल्ड बैंकर्स। इन्हें भी पहले बैंकर्स ही कहा जाता, पहले के बैंकर्स यही होते थे। ब्रोकर्स, द थर्ड ट्रेडिंग कम्युनिटी और ट्रेडिंग मीडियारीज वर नेम ब्रोकर्स और दलाल्स। इन्हें ब्रोकर या दलाल भी कहा जाता है। देयर वाज जॉब टू मेक सेलर एंड बायर ऑफ डिफरेंट गुड्स मीट टुगेदर। ये बेसिकली मिडल में काम करते थे, एक बायर और एक सेलर, इन दोनों को मिलाने का काम करते थे ब्रोकर। इनका बस यही काम था, ये बीच में आगे जिन्हें बिचौलिया भी कहते हैं, ये बायर और सेलर को मिलाते थे। मेजर ट्रेड सेंटर्स, कॉटन का अहमदाबाद, लखनऊ, मदुरई, वुलन क्लॉथ्स कश्मीर, मेटल गुड्स बनारस, पुणे, विशाखापट्टनम, वेपन्स एंड आर्म्स पंजाब एंड सिंध, शिप बिल्डिंग कैलकाटा। अब बात करते हैं बिजनेस एंड रिस्क एंड नेचर एंड कॉस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो बिजनेस रिस्क क्या है? इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनडायरेक्ट प्रॉफिटेड और इवन लॉसेस इन। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बेसिकली बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क होता है प्रॉफिट कम होना या फिर उसकी जगह लॉस ही हो जाना। यही बिजनेस का एक लौता रिस्क होता है। बेसिकली बिजनेस के सर्वाइवल का रिस्क हो जाना। अगर बिजनेस सही से प्रॉफिट नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अगर लॉसेस में रहेगा तो भी वो सर्वाइव करने के चांसेस खो देगा। अब बात कर लेते हैं इसके नेचर्स के बारे में। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ द अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मतलब हमें आगे का पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, चोरी हो सकती है। अनसर्टेन मतलब आगे की चीजें अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, तो उसकी वजह से भी बहुत रिस्क हो जाता है। जैसे कि ह्यूमन अनसर्टेनिटी, लेबर स्ट्राइक पे चले गए, चोरी हो गई, ये सब ह्यूमन अनसर्टेनिटी है। बिजनेस अनसर्टेनिटी, रॉन्ग रॉन्ग असेसमेंट डिमांड, चेंज इन प्राइस, डिमांड बदल जाना, प्राइसेस का चेंज होना जाना। और नेचुरल अनसर्टेनिटी जैसे कि अर्थक्वेक, ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, स्नोफॉल, बर्फ गिर जाना, एपिडेमिक, कोई बीमारी बीमारी फैल जाना। रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। इट इज रिस्क जो होता है बिजनेस का बहुत इसेंशियल पार्ट है। इट इज डिफिकल्ट टू कम आउट विद द इंटीग्रेटिंग वेब ऑफ बिजनेस रिस्क। द ओनली रीजन ऑफ दैट बिजनेस इज कैरिड ऑन फ्यूचर इज अनसर्टेन। यस द रिस्क कैन सर्टेन बी मिनिमाइज्ड। तो रिस्की जो होता है जो बिजनेस को चलने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपको पता हो कि आगे अनसर्टेनिटी, तो आप उसके लिए पहले से ही मेजर्स बना के रखोगे, रिस्क को कम किया जा सकता है। तो आप स्ट्रेटजीज बिल्डिंग में, स्ट्रेटजीज बिल्ड करने में अपना टाइम लगाओगे ताकि रिस्क कम कर सको। डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। ये कहना चाह रहा है जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। जैसे अगर आपका बिजनेस में 1 लाख की कैपिटल लगी हुई है तो आपको लॉस 1 लाख का हो सकता है, लेकिन आप वहीं आपकी कैपिटल 1 करोड़ की होगी तो आपका रिस्क बड़ा होगा, आपको 1 करोड़ का लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट कंसीडर ऑफ द रिस्क टेकिंग। अगर बिजनेस को प्रॉफिट करना है तो उसको फ्यूचर रिस्क को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जितना हम रिस्क को कम करेंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। रिस्क बिजनेस के नेचर में भी डिपेंड करते हैं। ऐसे आपका बिजनेस है नेसेसरी गुड्स बनाना है, जैसे कि सॉल्ट, शुगर, इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि लोगों को सॉल्ट और शुगर की नीड होती ही होती है। अब जैसे आपका बिजनेस है क्लोथ्स,
अब आपको पता है क्लोथ्स के ट्रेंड कितनी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, तो आपने एक टाइप के क्लोथ्स बनाए और उसकी डिमांड ही गिर गई, तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेगा। कॉजेज ऑफ रिस्क, रिस्क कैसे हो सकते हैं? नेचुरल कॉज, बाढ़ आ जाना, मौसम बदल जाना, जैसे कि सीजनल चेंजेस। सीजन चेंजेस greatly affect business. They include dust storm, floods, drought, snowfall and fire. ये सीजन में चेंज आना है, एकदम से फ्लड आ जाना, एकदम से ड्रॉट, स्नोफॉल, जैसे अभी दिल्ली में एकदम से ओले पड़ने लग गए थे। ऐसी बहुत सारी जगहों पे बहुत दिनों तक एकदम क्लाइमेट चेंज हो जाता है, स्नोफॉल हो जाती है, फायर लग जाती है, ऐसे ऐसे। जियोलॉजिकल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस जैसे अर्थ में चेंज, भूकंप आ जाना, सिंक होल बन जाना, ऐसे गड्ढा बन जाना एकदम से अर्थ में, ये सब। Other natural calamities. These natural calamities include lightning, adverse changes impacting atmosphere, locust, standing crops. लोकस्ट अटैक मतलब टिड्डों का अटैक हो जाना, क्रॉप्स लॉस हो जाना, लाइटनिंग स्ट्राइक कर जाना, ये सब आता है अदर नेचुरल कैलेमिटीज। ह्यूमन कॉजेज, ह्यूमंस के द्वारा जितनी भी रिस्क बढ़ाने वाली जो कॉजेज है वो सारी होती है डिसऑनेस्टी एंड बाय एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉइज। आपके एम्प्लॉयज ऑनेस्ट नहीं है, चोरी कर रहे हैं, काम ढंग से नहीं कर रहे, तो उसका भी रिस्क बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्शन रुकेगी। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स, कस्टमर स्टील करने लग गए, आपकी शॉप पे गए, आपकी शॉप है, कस्टमर ने उसमें स्टील कर लिया, पेमेंट देने से मना कर दिया। स्ट्राइक एंड लॉकआउट, लॉकडाउन वगैरह लग गया, या फिर लेबर स्ट्राइक पे चले गए, ये भी बिजनेस रिस्क को बढ़ा देता है। वर्किंग केयरलेसनेसली, अगर ओनर ने ही केयरलेसनेस कर दी, किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया, जो चीज हो रही है उस पर एक भी चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो उससे भी रिस्क बढ़ने का खतरा हो जाता है। इकोनॉमिक कॉजेस, इकोनॉमी की वजह से रिस्क के कॉजेस क्या होते हैं? चेंज इन फैशन, आपकी क्लोथ प्रोडक्शन की वो है, आपने डेनिम बना ली मान लीजिए, और डेनिम का फैशन एकदम से चला गया, तो आपकी डेनिम डेनिम की जो सेल हो जाएगी वो कम हो जाएगी। चेंज इन प्राइसेस, डेनिम के कपड़ों के प्राइसेस बढ़ गए, तो आपको प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, आप मान लीजिए 3,000 की डेनिम बेच रहे हैं, डेनिम जैकेट, और आपका जो कंपटीशन है वो 2,500 की बेच देगा, तो आपकी सेल कम हो जाएगी और कंपटीशन की सेल बढ़ जाएगी। Providing facilities to company, when a trader provides some special facilities to the customer, it causes a business to other traders, others all have to do likewise and otherwise। अदर फैसिलिटी जैसे वारंटीज या गारंटी प्रोवाइड करवाना, अगर एक कंपनी किसी प्रोडक्ट पे वारंटी प्रोवाइड करवा रही है और एक कंपनी नहीं प्रोवाइड करवा रही है, तो जो प्रोवाइड करवा रही है कस्टमर्स वही प्रोडक्ट्स लेना प्रेफर करेंगे। अदर कॉजेज में नेचुरल, नेचर से होने वाली, टेक्निकल, आपकी कोई मशीन खराब हो गई या फिर मशीन ओल्ड हो गई है, उसका नया वर्जन आ गया है। मैकेनिकल, मशीन में कोई वैसे डिफेक्ट आ गया है, मशीन के पार्ट्स खराब हो गए। मैनेजरल, आपका मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा, वो मैनेजरल कॉस्ट इसमें आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहीं तक, ये आपके चैप्टर का एंड है, ये चैप्टर यहीं तक था। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में बताना कैसी बनी है, और अगर आपको आगे के पार्ट चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर उस वीडियो में कोई कमी रह गई या आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।